एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, साल है 2009 और आपने शौक शौक में कुछ डिजिटल कॉइन बनाए हैं। कुछ साल बाद घर की सफाई में आप एक पुरानी हार्ड ड्राइव फेंक देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना? पर जेम्स हॉवेल्स नाम के एक आदमी के लिए ये $400 मिलियन की गलती थी। उस हार्ड ड्राइव में 7,500 बिटकॉइन थे। आज वो कूड़े के किसी ढेर में हमेशा के लिए खो चुके हैं। बिटकॉइन की दुनिया ऐसी ही चौंकाने वाली कहानियों से भरी है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद है कि इसकी शुरुआत से लेकर आज तक की कहानी को परत दर परत समझना। ये क्या है, क्यों बना और आज ये कहाँ खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिटकॉइन का आइडिया 2008 की मंदी के बाद अचानक से आया, पर इसकी नींव तो बहुत पहले रखी गई थी। हाँ बिल्कुल, इसकी जड़ें जाती हैं 1980s के दशक के साइफरपंक आंदोलन में। साइफरपंक, ये कौन लोग थे? ये कुछ एक्टिविस्ट और क्रिप्टोग्राफर थे। वो मानते हैं कि प्राइवेसी बचाने के लिए एन्क्रिप्शन सबसे बड़ा हथियार है, और इन्हीं में से किसी ने सोचा होगा कि पैसे को भी प्राइवेट और एन्क्रिप्टेड होना चाहिए। ठीक वहीं से बात शुरू हुई। 1983 में डेविड चॉम ने डिजी कैश बनाया। ये एक तरह का गुमनाम डिजिटल कैश था। मैंने सुना है कि बिल गेट्स भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे। हाँ, कहानी तो यही है कि वो विंडोज 95 में इसे शामिल करने के लिए $100 मिलियन तक देने को तैयार थे, पर बात नहीं बनी। क्यों? अगर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी तो वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज नहीं था। मतलब उसे एक कंपनी कंट्रोल करती थी। अच्छा, तो कंपनी बंद तो सिस्टम भी बंद। बिल्कुल, और यही हुआ। इसने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि असली डिजिटल कैश किसी एक के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। और फिर बिटगोल्ड का भी एक कॉन्सेप्ट आया था, है ना? हाँ, 1998 में निक ज़बो का उनका आइडिया था कि डिजिटल करेंसी की वैल्यू सोने की तरह होनी चाहिए, जो उसे बनाने में लगी मेहनत से आए, न कि किसी बैंक के वादे से। मतलब ये सारे लोग एक ऐसा पैसा बनाना चाहते थे जिसे कोई सरकार या बैंक कंट्रोल ना कर सके। सही कहा। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रेडरिक हायेक ने कहा था, हमें अच्छा पैसा तब तक वापस नहीं मिलेगा जब तक हम उससे सरकार के हाथों से छीन नहीं लेते। और फिर 2008 में दुनिया की पूरी फाइनेंशियल व्यवस्था ढहने लगी, और उसी धुएं के बीच से एक गुमनाम हीरो की एंट्री होती है, सतोशी नाकामोटो। हाँ, वित्तीय संकट के ठीक बीच में जब सरकारें बैंकों को बचाने के लिए पैसा छाप रही थीं, सतोशी नाकामोटो नाम के किसी व्यक्ति या समूह ने एक 9 पन्नों का व्हाइट पेपर भेजा। बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। बिल्कुल। इस व्हाइट पेपर ने एक बहुत बड़ी समस्या का हल निकाला था, जिसे डबल स्पेंडिंग कहते हैं। डबल स्पेंडिंग मतलब एक ही डिजिटल सिक्के को 2 बार खर्च करने से रोकना। हाँ, और वो भी बिना किसी बैंक जैसे बिचौलिए के। सतोशी का जवाब था ब्लॉकचेन। ठीक है, हम सब ने ब्लॉकचेन के बारे में सुना है, पर ये काम कैसे करता है? मतलब हजारों अनजान लोग एक दूसरे पर भरोसा कैसे कर लेते हैं? ये सवाल ही इस पूरी टेक्नोलॉजी का दिल है। इसे आप एक पब्लिक डिजिटल बही खाता समझिए। एक बही खाता जो सबके पास है। हाँ, जब कोई लेन देन होता है तो उसे दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटरों के नेटवर्क पर भेज दिया जाता है। इन्हें नोड्स कहते हैं। मतलब कोई एक सेंट्रल बैंक नहीं, सब मिलकर हिसाब चेक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और यही इसकी खूबसूरती है। ये नोड्स वेरीफाई करते हैं कि भेजने वाले के पास पैसे हैं भी या नहीं। और जब वेरीफाई हो जाता है तब उस लेन देन को दूसरे लेन देनों के साथ एक ब्लॉक में जोड़ दिया जाता है। फिर उस ब्लॉक पर एक डिजिटल मोहर लगती है और उसे पिछले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है, जिससे एक चेन बन जाती है, ब्लॉकचेन। बिल्कुल। और एक बार कोई ब्लॉक इस चेन में जुड़ गया तो उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। और जो पहला ब्लॉक था, जेनेसिस ब्लॉक, उसमें सतोशी ने एक छिपा हुआ संदेश भी छोड़ा था। ब्रिंक ऑफ सेकंड बेलआउट फॉर बैंक्स। हाँ, मतलब लंदन के द टाइम्स अखबार की उस दिन की हेडलाइन। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो पहले दिन से ही एक राजनीतिक बयान था। बिल्कुल, ये मौजूदा बैंकिंग सिस्टम पर एक सीधी टिप्पणी थी। तो नेटवर्क शुरू हो गया। सतोशी ने हेल्फिनी को 10 बिटकॉइन भेज भी दिए, लेकिन इसे कोडर्स की दुनिया से बाहर निकालकर असल दुनिया में तो पिज्जा ने लाया। वो कहानी तो कमाल की है। 22 मई 2010, जिसे आप बिटकॉइन पिज्जा डे कहते हैं। लेस्लो हानियक्स नाम के एक प्रोग्रामर ने 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए। 10,000 बिटकॉइन। आज के हिसाब से देखें तो वो लगभग $940 मिलियन के पिज्जा थे। क्या बात है, शायद वो दुनिया के सबसे महंगे पिज्जा थे।
पर उस एक ट्रांजैक्शन ने ये साबित कर दिया कि बिटकॉइन सिर्फ कंप्यूटर पर दिखने वाले नंबर नहीं है। सही कहा। उसने बिटकॉइन को एक विचार से एक मुद्रा में बदल दिया, और इसके बाद जो हुआ वो तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। 2011 में $1, 2013 में $1000, और फिर जमीन पर। सबसे बड़ा झटका तो 2014 में लगा। माउंट गॉक्स एक्सचेंज हैक हो गया। ओ हाँ, माउंट गॉक्स। उस समय तो लगभग सारी ट्रेडिंग वहीं होती थी, है ना? हाँ, दुनिया का 70% ट्रेडिंग वॉल्यूम। हैकर्स ने लगभग 850,000 बिटकॉइन चुरा लिए। 850,000? तब तो लगा होगा कि बस अब बिटकॉइन खत्म। बिल्कुल, कई लोगों ने यही मान लिया था। बाजार महीनों तक सदमे में रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस घटना ने सिस्टम को और मजबूत बनाया। वो कैसे? लोगों ने सीखा कि किसी एक एक्सचेंज पर भरोसा करना कितना खतरनाक है, और यहीं से नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स का मंत्र आया। मतलब अपने कॉइन्स की चाबी अपने पास रखो। हाँ, इस घटना ने इकोसिस्टम को और डिसेंट्रलाइज्ड होने पर मजबूर किया। और ये हर बार और मजबूत होकर वापस आया। 2017 में $20,000, 2021 में $69,000, और अब तो $100,000 के भी पार। इन बड़ी छलांगों के पीछे एक तकनीकी कारण भी है, जिसे हाविंग कहते हैं। हाविंग मतलब हर 4 साल में नए बिटकॉइन बनने की रफ्तार आधी हो जाती है। बिल्कुल। सतोशी ने ये नियम कोड में ही लिख दिया था। 2012, 2016, 2020, 2024 हर हाविंग के बाद कीमत में एक बड़ा उछाल देखा गया। क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है। ठीक। और इसी वजह से बिटकॉइन की कुल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन तक सीमित है। ये इसे सोने की तरह एक दुर्लभ संपत्ति बनाता है। तो ये हमें आज की तारीख में ले आता है। नवंबर 2025 में बिटकॉइन कहाँ खड़ा है? आज इसकी कीमत लगभग $91,000 है और मार्केट कैप $1.82 ट्रिलियन के आसपास। 1.82 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और अब ये सिर्फ कुछ टेक उत्साही लोगों का शौक नहीं रहा। अब बड़े खिलाड़ी भी मैदान में हैं। जैसे कि माइक्रोस्ट्रैटेजी जैसी कंपनी। बिल्कुल। और 2024 में अमेरिका में स्पॉट ETF की मंजूरी एक गेम चेंजर थी। उससे क्या बदला? उसने आम निवेशकों और पेंशन फंड्स के लिए बिटकॉइन में निवेश करना बहुत आसान और सुरक्षित बना दिया, जिससे अरबों डॉलर का नया पैसा बाजार में आया। पर इसका असल दुनिया में इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? क्या लोग अब इससे अपनी कॉफी खरीद रहे हैं? कुछ जगहों पर हाँ, लेकिन इसका मुख्य इस्तेमाल अब बदल गया है। बड़े निवेशक इसे डिजिटल गोल्ड की तरह देख रहे हैं, मतलब महंगाई से बचने का एक जरिया। और आम लोग? विकासशील देशों में लोग इसे विदेशों में पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये पारंपरिक बैंकों से तेज और सस्ता है। लेकिन इसकी कीमत इतनी ऊपर नीचे होती है, ये एक बड़ी चुनौती है ना? हाँ, अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो इसे रोजमर्रा की खरीदारी के लिए अव्यवहारिक बनाती है। ये एक बड़ा सवाल है। एक कंपनी के शेयर की कीमत उसकी कमाई से तय होती है, पर बिटकॉइन की तो कोई कमाई नहीं है। तो इसकी $1.82 ट्रिलियन की वैल्यू आती कहाँ से है? इसका मूल्यांकन पारंपरिक तरीकों से नहीं हो सकता। इसके लिए नए मॉडल बने हैं। जैसे कि? एक है एनवीटी रेशो, जो नेटवर्क की कुल वैल्यू की तुलना उस पर हो रहे लेन देन से करता है। इसे क्रिप्टो का पी रेशो भी कहते हैं। और एक मॉडल है जिसके बारे में बहुत बात होती है, स्टॉक टू फ्लो। हाँ, स्टॉक टू फ्लो या S2F मॉडल। ये बिटकॉइन की तुलना सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं से करता है। ये कैसे काम करता है? ये इसकी कुल मौजूदा सप्लाई यानी स्टॉक की तुलना हर साल बनने वाले नए कॉइन्स यानी फ्लो से करता है। क्योंकि इसका फ्लो हर 4 साल में घटता है, तो ये मॉडल भविष्यवाणी करता है कि कीमत बढ़ती जाएगी। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, डिजिटल गोल्ड वगैरह, पर कई लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मॉडल के आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ एक सहज संबंध है, कारण नहीं। उनका मानना है कि बिटकॉइन की कीमत सिर्फ उसकी दुर्लभता पर नहीं, बल्कि डिमांड, रेगुलेशन और लोगों की भावनाओं पर भी निर्भर करती है। तो इसे एक गाइड की तरह देखना चाहिए, किसी पत्थर की लकीर की तरह नहीं। बिल्कुल। सोने से इसकी तुलना की बात करें तो सोने का मार्केट कैप लगभग $18 ट्रिलियन है। बिटकॉइन अभी भी उससे काफी पीछे है। हाँ, सोना हजारों सालों से परखी हुई संपत्ति है, वो कम अस्थिर है। लेकिन बिटकॉइन की खासियत उसकी पोर्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल है, जो युवा पीढ़ी को आकर्षित करती है। तो अब आगे क्या? बिटकॉइन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब एक साथ ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने की क्षमता। हाँ,
बिटकॉइन का मेन नेटवर्क 1 सेकंड में सिर्फ 7 ट्रांजैक्शन कर सकता है, जबकि वीजा हजारों कर सकता है। तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान लेयर 2 टेक्नोलॉजी में खोजा जा रहा है, जैसे लाइटनिंग नेटवर्क। ये क्या है? ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बनी एक और परत है जो बहुत तेज और लगभग मुफ्त में छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन को संभव बनाती है। ये तो ठीक है, पर असली ताकत तो सरकारों के पास है। रेगुलेशन का क्या? ये $1 मिलियन का सवाल है। बिटकॉइन को पूरी तरह से बंद करना तो लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। जब तक इंटरनेट है, बिटकॉइन है। लेकिन सरकारें इसे मुश्किल जरूर बना सकती हैं। तो दुनिया भर में क्या हो रहा है? तस्वीर मिली-जुली है। अमेरिका जैसे देश ETF को मंजूरी देकर इसे अपना रहे हैं, वहीं यूरोप में कड़े नियम आ रहे हैं। साफ नियम इसे और बढ़ावा देंगे। और अगला हाविंग 2028 में है? हाँ, और इतिहास को देखें तो वो एक और बड़े उछाल का कारण बन सकता है। तो साइफोपंक्स के एक सपने से लेकर $1.8 ट्रिलियन की एक वैश्विक संपत्ति तक बिटकॉइन का सफर वाकई असाधारण रहा है। हम इसे एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं। सतोशी नाकामोतो, बिटकॉइन के निर्माता, 2011 में हमेशा के लिए गायब हो गए। उनके डिजिटल वॉलेट में आज भी लगभग 10 लाख बिटकॉइन पड़े हैं, जिनकी कीमत आज $90 बिलियन से भी ज्यादा है, और उन्हें कभी छुआ नहीं गया। और ये एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसी प्रणाली जिसका निर्माता गुमनाम है, जिसने अपनी बनाई हुई दौलत को कभी हाथ नहीं लगाया, उस प्रणाली पर लोगों के भरोसे के पीछे की असली ताकत क्या है? शायद इस सवाल का जवाब ही बिटकॉइन के भविष्य का सबसे बड़ा संकेत है।